हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा? फैराडे लॉ, लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये सब पढ़ना है तो पिछले वीडियोस देखो। और इस वीडियो में क्या करेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अब आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, इंडक्टेंस क्या होता है? रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द करंट, L इज इक्वल्स टू एन फाइव बी अपॉन आई। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ कॉल्ड एज बैक ईएमएफ टू अपोज एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एन फाइव बी इज इक्वल्स टू एल आई होता है। और अगर हम निकालें तो रिलेशन निकलता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ऐसा यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी होती है। और सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री ऑफ कॉइल और परमेबिलिटी नाम के दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। फेरेडेज लॉ ऑफ ईएमआई, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाइव बी बाई डी टी। चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस समझते हैं। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स by virtue of which each coil induces EMF in itself to oppose any change in current flowing through the other coil. तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉइल्स हैं P और S। आप देख रहे हैं P बैटरी से कनेक्टेड है और साथ में एक की है, और S जो है वो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब प्रोसीजर में क्या करते हैं कि पहले आप इस की जो है उसको प्रेस करो और फिर रिलीज कर दो। क्या देखने को मिलता है कि जब आप प्रेस कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो, दोनों केसेस में जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ वाला गैल्वेनोमीटर, उसमें आपको सडन डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि इस कॉइल S के अंदर जो है EMF या करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो भाई, ऐसा है, जब आप की को प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा? आपका करंट इंक्रीज करेगा, और अगर करंट इंक्रीज करेगा तो P का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। S की कॉइल P के बहुत नजदीक है, तो उसके कारण क्या होगा? S का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज करेगा और इसके अंदर एक EMF सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस करंट का पर्पस ही ये है कि जो इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, P में जो करंट इंक्रीज कर रहा है, उसे अपोज करना है। और उसे अपोज करने के लिए क्या होगा? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। याद करो, लेंज लॉ से पढ़ा था हमने ये सब। और अगर की को रिलीज करोगे तो इसका उल्टा होगा। तो आप देख रहे हो, जब करंट इंक्रीज करता है P के अंदर, तो S के अंदर आपका EMF सेटअप हो जाता है, करंट सेटअप हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब करंट इसमें डिक्रीज करता है तो वो सेम डायरेक्शन में सेटअप हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली क्या पता किया गया है कि N5B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया M। यहाँ M को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर I 1 हो जाए तो उस सिनेरियो में phi b इक्वल टू m होगा। यहाँ हमने माना है कि n भी 1 है। सो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, दैट इज phi b, व्हेन a unit current is flowing in the neighboring coil। अच्छा, E इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन फाइव बी। फाइव बी की जगह अगर मैं एल आई रखूं और एन की जगह 1 लूं, तो मेरे पास आ जाता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी। ठीक, अगर डी आई बाई डी टी 1 हो जाए तो E इज इक्वल्स टू माइनस एम हो जाएगा। तो फिर हम डिफाइन कर सकते हैं that the mutual inductance of a coil is numerically equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the neighboring coil is unity।
SI यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी होती है। और फैक्टर्स इसको कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, सेपरेशन ऑफ कॉइल एंड रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड समझते हैं। तो हमने दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ले लिए हैं, हर एक की लेंथ हमने मान ली है कि वो आपका L के बराबर होगी। R1 R2 इनर और आउटर का रेडियस, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन इनर, N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन आउटर, कैपिटल N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन इनर एंड आउटर, L इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड और L इज वेरी ग्रेटर देन R2। अब पहला केस लेते हैं। हमने क्या किया, बाहर वाले सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया, करंट I2। तो उसके कारण क्या हुआ, अंदर वाले के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। N1 phi1 इज इक्वल टू M12 I2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। और यहाँ M12 म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ S1 विद रेस्पेक्ट टू S2 है। ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इन S2 ड्यू टू करंट I2, यानी कि जब बाहर वाले में I2 करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट N2 I2। याद करो मैग्नेटिज्म वहां हमने किया था। फ्लक्स लिंकेज निकालना अगर S1 का तो होगा N1 phi1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 B2A1। अब ये B2A1 क्यों लिया हुआ है? क्योंकि आपका एरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर वाले की है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एरिया ये अंदर वाले का है क्योंकि इसकी फ्लक्स लिंकेज। लेकिन ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है? ये बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड में, इसीलिए उसे लिया गया। N1 की जगह स्मॉल n1 L, B2 की वैल्यू रखी, एरिया की जगह पाई R1 स्क्वायर लिया। तो इससे मुझे निकला N1 phi1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I2। 1 और 2 को अगर कंपेयर किया तो मेरे पास M12 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। केस 2। अब हमने क्या किया, अंदर वाले के अंदर करंट फ्लो किया I1, तो उसके कारण बाहर वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा N2 phi2 इज इक्वल टू M21 I1। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इन S1 ड्यू टू करंट I1 वो होगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। अब यहां ध्यान दो, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फील्ड है, वो इसी में कन्फाइन रहेगा। याद करो मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था इनसाइड अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड आउटसाइड इट इज मिनिमम। तो ये जो S2 है वो तो S1 के बाहर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की मैं ले ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई इट इज रिटन the flux due to I1 in S1 is assumed to be confined solely inside S1 as the solenoids are very long. So flux linkage of S1 कितना आएगा? N2 phi2 is equal to N2 B1 A1। ठीक है, फिर हमने वैल्यूज रखी, तो N2 phi2 is equal to म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I1 हो गया। 4 और 5 को कंपेयर किया तो M21 निकल गया, और अगर 3 और 6 को कंपेयर किया तो M21 और M12 ये दोनों सेम है। आई रिप्रेजेंटेड बाय M विच इज म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ठीक है, अगर आपका कोई मीडियम है तो म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को। ओके, एक्नॉलेजमेंट पे आ गए। थैंक यू सो मच गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, जहां से भी इमेजेस ली। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, किस चीज पे? ट्रांसफार्मर, जो कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की एप्लीकेशन है। थैंक यू सो मच।